कोई इशू नहीं, अटेम्प्ट किया आपने? एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े? एग्जामिनर कमेंट्स जरूर पढ़ा कीजिए जिसके अवेलेबल हो। एग्जामिनर कमेंट्स में आपके गाइडेंस के लिए अच्छी चीजें लिखी होती हैं, एरर्स वो जो कि आपने अवॉइड करने हैं। वॉल्यूम 2 में जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी हाँ बिल्कुल, वो प्रिंट बिल अगर फर्ज कीजिए आपका सिस्टम ऐसा है कि उसमें फिजिकली प्रिंट जो है वो नहीं हम दे रहे हैं बल्कि कस्टमर को ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमारी नरेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। प्रिंट द बिल की बजाय हम लिख देते हैं सेंड एन ईमेल, ठीक है। लेकिन चूंकि जब एग्जाम क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं किया तो हम एज्यूम करेंगे कि सिंपल जो फिजिकल प्रिंट है पेज वो प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जैसे सोल्यूशन के साथ कंपेयर भी कर लिया हमने, कोई फर्क तो नहीं आया। चलिए देखिए कुछ डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल हैं। जैसे आपने यस नो को लेफ्ट राइट की बजाय राइट लेफ्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेबल है। प्रोवाइड अहम चीज ये होती है कि आपका डिसीजन और उस डिसीजन के बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आपने लॉजिकल सीक्वेंस में लिखा हो। यानी जहां पे यस के बाद जो उसने कहा है क्वेश्चन में या जो स्टेप होना चाहिए वो यस के बाद हो, जो नो के बाद स्टेप होना है वो नो के बाद हो। ये अहम है, सीक्वेंस होना अहम है। यस या नो आगे पीछे होना ये अहम नहीं है, ठीक है। एक्टिविटीज जो होती हैं कुछ एक्टिविटीज तरतीब से होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपने जो क्वेश्चन किया उसमें एक क्वेश्चन था कि आपने करंट ईयर का बिल भी, करंट मंथ का बिल भी रीड करना है, प्रीवियस मंथ का बिल भी रीड करना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्राइटेरिया दिया था जिसके मुताबिक फैसला होगा कि डिस्काउंट दिया जाना कि नहीं। उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप पहले करंट ईयर का बिल रीड करवाएं चाहे प्रीवियस मंथ का करवाएं चाहे दोनों इकट्ठे करवाएं, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ डिसीजन से फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कि उसने कहा कि डिसीजन दोनों कंडीशन उसने लगाई, प्रीवियस मंथ का बिल कम से कम इतना होना चाहिए और करंट मंथ का बिल प्रीवियस मंथ से एक्सीड होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो फिर आपको डिस्काउंट देना चाहिए। अगर आपने एक कंडीशन के बाद डिस्काउंट दे दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, वो डिपेंड करता है हमारे जो स्टेप्स के ऊपर कि स्टेप किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, उनको सीक्वेंस में रखना जरूरी है। बाकी फ्लो चार्ट का यस नो नॉर्मली स्टूडेंट ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो हमारा डिफरेंट था, वो सोल्यूशन में डिफरेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइडेड के जो यस के बाद होना चाहिए था वो आपने यस के बाद ही लिखा, जो नो के बाद होना चाहिए था वो आपने नो के बाद ही लिखा। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके साथ मजीद मैं चाह रहा हूं हम क्लास में अटेम्प्ट कर लें ताकि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी बेहतर हो जाए। ये क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम 1 का सेकंड एग्जांपल, मिस्टर एक्स वाली। मिस्टर एक्स अप्रोच एन एटीएम कार्ड। अच्छा सबसे पहले तो मैंने ये, आप तो शायद ये नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कीजिए जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने सोल्यूशन को नहीं देखना। मैंने अपने पेज को फोल्ड कर दिया ताकि मुझे सोल्यूशन जो है वो नजर ना आए, ठीक है। तो जब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस वक्त सोल्यूशन नहीं देखना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन पढ़ते कह रहा है मिस्टर एक्स अप्रोच्ड एन एटीएम मशीन टू ड्रॉ एन अमाउंट ऑफ ₹5000. He inserted his ATM card into the machine and entered his PIN code. He also entered his choice of getting only 1000 currency notes. Machine served his request. Draw a program flow chart of the ATM machine for completing this task. अच्छा इसमें जो टास्क हमें क्वेश्चन में उसने क्लियरली बता दिए हैं वो है इंसर्ट एटीएम कार्ड इंसर्ट किया उसने, इसको अंडरलाइन करते हैं। टास्क जो उसने क्वेश्चन में बता दिया खुद से, इंसर्टेड एटीएम कार्ड, एंटर्ड पिन कोड, एंटर्ड चॉइस ऑफ गेटिंग ओनली 1000, मशीन सर्व्ड। ये वो स्टेप्स हैं जो उसने क्वेश्चन में खुद से, ये तो लाजमी हमारे फ्लो चार्ट में होने चाहिए ना, इनके ऊपर तो कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ इसके अलावा भी अगर कोई मोस्ट ऑब्वियस किस्म के स्टेप्स हैं जो कि हमें पता है अपनी कॉमन डेली लाइफ से कि एटीएम से कैश विड्रॉ करें तो ये चीजें भी होती हैं, वो भी हमें कवर करने चाहिए। जैसे यहाँ पे वो बैलेंस चेक करवाने को नहीं कह रहा, हालांकि हमें पता है कि प्रैक्टिकली अगर मशीन में आप अमाउंट एंटर करें वो ये जरूर चेक करती है कि आपका अवेलेबल बैलेंस है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है मुझे इस स्टेप को भी इंक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है। इस स्टेप को भी इंक्लूड कर देना चाहिए क्योंकि ये एक ऑब्वियस है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप 3 दफा गलत पिन कोड एंटर करें तो मशीन कार्ड को कैप्चर कर लेती है। ये एडवांस स्टेप है, ये उसने अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता मैं इसको इंक्लूड करता। अभी बेहतर है कि इस एडवांस स्टेप को मैं अपने सोल्यूशन में कवर ना करूं। जी क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए जो हम सिस्टम नोट बना, ये जो हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं ये हमने सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे होते हैं। इसमें वो एक्टिविटीज कवर करनी है हमने जो आईटी सिस्टम करेगा, इसमें ह्यूमन एलिमेंट्स को हमने कवर नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमारे फ्लो चार्ट का आगाज किससे होगा, वो पर्सन एटीएम मशीन में आया, क्या ये स्टेप हमने फ्लो चार्ट में कवर करना है? नहीं करना हमने। अच्छा जरा टेक्निकल क्वेश्चन बताइए, उसने एटीएम कार्ड मशीन में एंटर किया, एक स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि मशीन ने एटीएम कार्ड को रीड किया। अब ये पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, एक्टिविटी एक ही, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, ये हमने वो पर्सन इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी बताई। मशीन ने एटीएम कार्ड रीड किया, ये हमने आईटी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी बताई। हमारा फ्लो चार्ट कहां से शुरू होना चाहिए? रीडिंग से, कि मशीन ने एटीएम कार्ड रीड किया। हमने अपने फ्लो चार्ट में जो इंडिविजुअल का एटीएम कार्ड इंसर्ट करना है उसको कवर नहीं करेंगे। सबसे पहला सिंबल कौन सा होगा? स्टार्ट, ओवल। और इसमें क्या लिखा मैंने? स्टार्ट। पेज, ये मेरा पेज है, ये जगह मैंने छोड़ी हुई है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमने शुरू किया, स्टार्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
एरो, और एक्टिविटी आएगी इसके बाद। कौन सी एक्टिविटी? रीड, नहीं इंसर्ट नहीं, रीड एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को रीड करें, रीड कर लिया। अब क्या करें? पिन कोड पूछना चाहिए। मशीन पहले एटीएम कार्ड डाले फिर पिन कोड पूछते हैं। हाँ पिन कोड पूछते हैं। तो यहां पे मुझे आस्क फॉर पिन कहना चाहिए या कि डायरेक्ट रीड पिन कह देना चाहिए? रीड, आस्क फॉर पिन कोड भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक एडिशनल स्टेप होगा। हमारी कोशिश होती है कि जरा सिर्फ जो क्रिटिकल स्टेप्स हैं वो कवर करें। अगर स्टेप्स ज्यादा हैं तो सिर्फ क्रिटिकल स्टेप्स कवर कर रहे हैं, वरना वो भी लिख सकते हैं आस्क फॉर पिन, वो भी हमारा बॉक्स में आएगा आगे रीड पिन कोड। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं रीड पिन कोड, रीड पिन कोड। जी पिन कोड रीड कर लिया। अब क्या करना है भाई? देखना है पिन कोड करेक्ट है कि नहीं। ये देखें कि डायरेक्ट उससे आगे फिर पूछ ले कि भैया किस अमाउंट के नोट निकलवाने हैं, पहले देखना चाहिए उसको। ठीक है, रीड पिन कोड। इसके बाद इज पिन करेक्ट, और नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। इज पिन करेक्ट सिर्फ इतना, क्योंकि यस नो खुद ही बता देगा। इज पिन करेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आ गया हमारा नो और ये आ गया हमारा यस। अगर पिन करेक्ट है तो क्या करें? नेक्स्ट स्टेप, आस्क फॉर अमाउंट। अब अगेन उसी तरह मैं क्रिटिकल स्टेप्स को कवर कर रहा हूं। आस्क फॉर अमाउंट की बजाय मैं डायरेक्ट आ गया रीड अमाउंट पे। अमाउंट को रीड करो, अमाउंट को रीड किया। अब क्या करें? अब पूछे उससे भैया कौन सी करेंसी के नोट चाहिए, कि पहले देख ले बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं। इज बैलेंस सफिशिएंट, क्या लिखना चाहिए? इज अमाउंट लेस देन अवेलेबल बैलेंस, या इज बैलेंस अवेलेबल, ये भी ठीक है। इज बैलेंस अवेलेबल या इज अमाउंट ऑफ विड्रॉल लेस देन अवेलेबल बैलेंस, दोनों ठीक है। इज बैलेंस अवेलेबल क्वेश्चन मार्क, या तो बैलेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा। जैसे कहानी आगे चल रही है वो मैंने डाउनवर्ड लिया। यस। अब क्या करें जी? करेंसी नोट पूछे। अच्छा, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसी मशीन नहीं देखी जो हमसे करेंसी नोट की ऑप्शन देती हो, पूछती हो। वो अपनी मर्जी से सब कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्टेप बता दिया तो हमारे पे उसको इंक्लूड करना लाजमी हो गया। हो सकता है कोई ऐसा है हमसे वो फ्लो चार्ट बनवा रहा है ऐसे सिस्टम का जो एडवांस है और उसने भी डेवलप करना, तो हम उस स्टेप को कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? रीड करेंसी, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी। रीड डिनोमिनेशन, के डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कितने वाला नोट। अब क्या हमें यह भी देखना चाहिए इस डिनोमिनेशन अवेलेबल? बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा आ गया डिसीजन। इज डिनोमिनेशन अवेलेबल। ये एंड वाले भाई आपको नजर आ रहा है? आपको शायद ये तो नजर ना आ रहा हो कि मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, क्योंकि जो मैंने एक ही पेज पे खत्म करना है तो साइज थोड़ा मैंने स्मॉल रखा है, लेकिन साथ साथ बोल रहा हूं तो आपको पता चल रहा है कि किस सिंबल में क्या कुछ लिखा जा रहा है। यहां पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेशन अवेलेबल है कि नहीं। अब इसी तरह अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है। अब अवेलेबल है तो क्या करें? क्या करना चाहिए? सर्व कैश, कैश सर्व कर दें, सर्व कैश, कैश सर्व कर दें। और क्या करें? बैलेंस अपडेट कर दें उसका। वो ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ा, पहले कार्ड ले, पहले वो काम तो सारे होने हैं। सर्व कैश, ठीक है, सर्व कैश सर्व कर दिया। अब क्या करें? बैलेंस अपडेट कर दें। ये जैसे आप चला रहे हैं मैं वैसे चल रहा हूं। अपडेट बैलेंस, अपडेट बैलेंस। अब क्या करना है? इजेक्ट कार्ड, ये ले इजेक्ट कार्ड हो गया। प्रिंट रिसीट, ये ले प्रिंट रिसीट हो गई, प्रिंट रिसीट। और फिर इसके बाद एंड। क्या मेरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया? अब मैंने इसी तरतीब से बैकवर्ड चलना है और देखना है मेरा कोई डिसीजन पेंडिंग तो नहीं है। मैंने देखा ये डिसीजन पेंडिंग, क्या इस डिनोमिनेशन अवेलेबल नहीं। अगर डिनोमिनेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या करो? तो भाई उसको दोबारा ना पूछो, उसको मैसेज भी शो करवा देना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगा। भाई मैं तो डिनोमिनेशन एंटर कर रहा हूं, मशीन दोबारा बार-बार क्यों पूछ रही है? ये पागल हो गया, मैं पागल हो गया। तो मशीन को उसे बताना चाहिए भैया मैं क्यों दोबारा पूछ रही हूं। तो शो मैसेज, यहां पे मैसेज शो करवाएं। क्या मैसेज शो करवाएं? शो मैसेज क्या कि भाई डिनोमिनेशन नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन। लेटर नहीं, अगेन। हेल्पलाइन पे कॉल नहीं की उसने। डिनोमिनेशन नॉट अवेलेबल, डिनोमिनेशन नॉट अवेलेबल। शो मैसेज शो करवा दिया। अब क्या करें? एंड करवा दो। क्या दोबारा से पूछो भैया कोई और डिनोमिनेशन बता दे, मैंने उसे रिलेट कर दिया। तो ये क्यों? क्या एरो अपवर्ड और राइट टू लेफ्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। नॉर्मली नहीं आता, लेकिन कभी कभार जाहिर है जब हमें उसको रेफरेंस देना हो, लिंक करना हो तो फिर आ सकता है। फिर वापस आए, क्या कोई डिसीजन पेंडिंग है? इज बैलेंस अवेलेबल। बैलेंस अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? उसी तरह शो मैसेज, क्या बैलेंस नॉट अवेलेबल, बैलेंस इनसफिशिएंट, बैलेंस इनसफिशिएंट। फिर क्या करें?
ट्राई अगेन। क्या मजीद कोई डिसीजन पेंडिंग है? कौन सा? इज पिन करेक्ट? अगर पिन करेक्ट नहीं है तो क्या करें? शो मैसेज। क्या? पिन इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। ये लो, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? देखिए ड्रॉ करना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने स्टैंडर्ड सिंबल स्टैंडर्डाइज यूज करने हैं, लॉजिकल सीक्वेंस रखना है, और पहले जहन में बना लेना फ्लो चार्ट, या रफ पे छोटा सा फ्लो चार्ट बना ले कहीं, ताकि अगर कोई कमी पेशी है तो रफ में सामने नजर पड़े तो क्लियर हो जाए, वो हमें एक्चुअली जो ड्रॉ करते हुए प्रॉब्लम ना हो। कम से कम माइंड में सारा फ्लो चार्ट पहले आपने बना लेना पहले ट्राई में, उसके बाद आपने पेपर पे ड्रॉ करना है। दो चीजें आपको बता रहा हूं, गुरु की बात, सिर्फ दो चीजें, स्टैंडर्डाइज सिंबल कौन से यूज करने हैं, कहां यूज करने हैं, और लॉजिकल सीक्वेंस। फ्लो चार्ट में और कुछ भी नहीं है, 4 सिंबल यूज होते हैं सिर्फ, 2 सिंबल्स और भी हैं, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूं क्या, लेकिन वो फ्लो चार्ट में यूज नहीं होता है। हाँ एक चीज और, अगर फर्ज कीजिए वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन बनाता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाता है, और हमें कहता है कि जी एटीएम मशीन का सिंबल ड्रॉ करो, उसमें कस्टमर को हमने पिन कोड के साथ थंब इंप्रेशन के ऑप्शन भी देने हैं, बताएं हमारे फ्लो चार्ट में क्या फर्क पड़ेगा? हम पहले जहां पे उसको रीड एटीएम करता है उसके साथ ऑप्शन पूछ लेंगे, आस्क फॉर इनपुट मेथड, जो इनपुट मेथड होगा उसके मुताबिक देखेंगे कि वो मैच करता है कि नहीं करता। अगर फर्ज कीजिए वो और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनाता है, कहते हैं इसमें एक ऑप्शन और भी रखो, क्या कि 3 दफा गलत पिन कोड एंटर किया तो कार्ड कैप्चर हो जाएगा, तो फिर यहां पे हमारा एक एडिशनल स्टेप होगा। अगर पिन करेक्ट नहीं है नो, तो आगे हमने एक बनाना है इज इट थर्ड अटेम्प्ट, एक और डिसीजन ट्री बन जाएगा। इज इट थर्ड अटेम्प्ट, गलत है, अगर उसने लिखा यस थर्ड अटेम्प्ट, अगर तो है था नो थर्ड अटेम्प्ट नहीं है, फिर क्या करेंगे? इसी तरह से पीछे ले जाएंगे। लेकिन अगर वो कहता है यस थर्ड अटेम्प्ट है, फिर हमने इसको आगे ले जाना नीचे, यहां पे नहीं जेट कार्ड नहीं कर देंगे, यहां पे नीचे एरो बना के लिखेंगे कैप्चर कार्ड और एंड कर देंगे। फर्क समझ आया? वो कोई मुश्किल नहीं है, अगर ऑप्शन ऐड कर देता है, जितने भी ऑप्शन ऐड करेगा ना, हमारा सिर्फ सिंबल कोई ना कोई ऐड होगा, या बॉक्स या डायमंड, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो अगर वो कहता है कि जी 3 ट्राई के बाद कैप्चर करवाना है कार्ड, तो यहां पे हमारा इज पिन करेक्ट नो, इसके बाद नेक्स्ट एक और डिसीजन ट्री आ जाएगा, क्या भला? इज इट थर्ड अटेम्प्ट, अगर वो कहता है नो, फिर हम सिंपल कहेंगे शो मैसेज पिन कोड इनकरेक्ट ट्राई अगेन। अगर कहता है यस थर्ड अटेम्प्ट है, फिर हम उसे शो नहीं करवाना, फिर कार्ड कैप्चर करवाने। क्लियर हुआ ये बात? जी फ्लो चार्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं फ्लो चार्ट ड्रॉ करना। अगर आपको बिल्कुल ऐसा फ्लो चार्ट आ जाता है जिसका कुछ भी नहीं आपको पता, लेकिन आप कंसेप्चुअली सोच के सिंबल्स को यूज करते हुए 80% तक करेक्ट फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए। जी मैक्सिमम जो हमने कहा कि हमने 15 सिंबल्स बनाते हैं, उसमें एरो ऐड नहीं होता, एरो ऐड नहीं होता, जो हमारा एक रूल है कि कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 15 सिंबल्स होते हैं। यही टाइप के जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करके आपको ये नंबर बताए गए, इनमें एरो ऐड नहीं होता। तो इसमें भी अगर आप देखें कितने सिंबल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलिए कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा हो गया, वो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा करवा दिया ना। हाँ अपडेट बैलेंस वाला, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, दो इकट्ठे कर ले, कोई मसला। ये नॉर्मल रूल बताया, हार्ड एंड फास्ट कसम खा के थोड़ी मानेगा, नॉर्मल रूल नहीं, कलर नहीं करना है इसमें, कलर नहीं करना। तो आखिरी दिन जब आप पेपर की तैयारी करेंगे, सिर्फ एक फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन कर लें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वो फ्लो अगर यहाँ तो ये वाला एग्जाम, मैं 2 क्वेश्चन रिकमेंड करता हूँ, दोनों में से कोई एक कीजिएगा आखिरी दिन, नहीं उससे पहले तो आपकी रूटीन में प्रैक्टिस होगी, सो होगी वो जितनी दफा भी आपने करना है, आखिरी दिन कह रहा हूँ। एक मिस्टर एक्स वाला यही क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया है, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उसने डिसीजन ज्यादा लगाए हैं, ठीक है, लेकिन हमारी अप्रोच वही होगी, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्वेश्चन 12 बल्कि आपकी आज की होम असाइनमेंट भी है, ठीक है, होम असाइनमेंट भी है वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन 12। अच्छा हमने 2 सिंबल्स नहीं पढ़े थे, वो कौन से थे वो आपको एक्सप्लेन कर दूं कौन से थे, और ये भी बता दूं कि क्यों नहीं हमने पहले पढ़े थे बाद में क्यों बताए। वो थे सर्कल और पेंटागन। सर्कल और पेंटागन जो है इनको हम कहा करते हैं कनेक्टर, यानी ये एक फ्लो चार्ट के हिस्से को फ्लो चार्ट के किसी दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं। 2 सर्कल और पेंटागन होता है जो वो सर्कल में हम न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करते हैं, पेंटागन में अल्फाबेट्स। सर्कल होता है इसे कहते हैं ऑन पेज कनेक्टर, पेंटागन को कहते हैं ऑफ पेज कनेक्टर। आपने अखबार पढ़ा होगा कभी, उसमें पहले सफे बड़ी बड़ी खबरें आ रही होती हैं, और खबर क्या पूरी की पूरी होती है पहले सफे पे, वो खबर कुछ थोड़ी सी वो हेडिंग थोड़ी डिस्क्रिप्शन देता है, बाकी क्या कहता है सफा नंबर 5 नंबर 23 पर, बकिया सफा नंबर 5 और 23 पर आगे नंबर, हम सफा नंबर 5 रेफरेंस लिख दिया उसने,
अच्छा, एक तरीका तो ये भी है, आपके एक स्टोरी जो डिफरेंट पेजेस पे फैली हुई है उसे लिंक करने का एक तरीका ये भी है। एक तरीका दूसरा भी तो है, क्या? जहां पे आधी स्टोरी पहले पेज पे खत्म, वहां से एरो निकलता पहले पेज 1 से पेज 2 पे जाता, फिर उसके बाद पेज 3, फिर पेज 4 और फिर पेज 5 पे, कहता है बाकी स्टोरी यहां पे है। ये भी तो तरीका था कनेक्ट करने का। हाँ, ये इजी है देखने में, लेकिन जब हर स्टोरी के एरो निकल रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको खबरें कम और ये कोई नक्शा ज्यादा लगता है, वो भी जंगलात का। तो इसलिए याद रखें, कनेक्ट हमने अगर एक फ्लो चार्ट बनाया हो ऐसा, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये, आपके पास एक बड़ा सा पेज हो व्हाइट बोर्ड जितना, इसके ऊपर आपने पूरे का पूरा सेल्स सिस्टम शो करवाना है। इस साइड पे आपने सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट बनाया, उधर गुड्स डिस्पैच का, इधर फिर इनवाइसिंग का, और इधर फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट बनवाया। अब क्या इस सिस्टम में कुछ ऐसे हिस्से हो सकते हैं जिनको कनेक्ट करने की जरूरत हो? बिल्कुल, क्योंकि यहां से जो सेल्स ऑर्डर जाएगा वो हमने डिस्पैच में भिजवाना है, डिस्पैच वाले का जो होगा उसने वो गुड डिस्पैच इनवाइसिंग वाले को भिजवाना है, इनवाइस वाले ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भिजवाना है। तो एक तरीका तो इनको कनेक्ट, अगर एक ही पेज पे बना रहे हैं, एक तरीका तो ये इनको एरो के जरिए, पहले इधर हमारा सेल्स ऑर्डर बन जाए, उसे एरो के जरिए से हम इधर पहुंचाए डिस्पैच वाले के पास, डिस्पैच वाले से गुड डिस्पैच नोट बने, उसे फिर एरो के जरिए से हम इनवाइसिंग वाले, फिर एक तरीका ये। एक दूसरा तरीका भी है, क्या? कि जहां पे हमने लिंक करना है सेल्स ऑर्डर, फर्ज कीजिए यहां पे सेल्स ऑर्डर बन रहा है कोई, ये हमारा ऑर्डर डिपार्टमेंट है, इसमें डिफरेंट सिंबल फ्लो चार्ट बन रहा है, जो भी रफ्सा बना रहा हूं आइडिया देने के लिए। यहां पे बन रहा है सेल्स ऑर्डर, अब इसको पहुंचाना है इधर डिस्पैच डिपार्टमेंट के पास, एक ही पेज पे है लेकिन थोड़ा दूर है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बजाय ये कि हम एरो यूज करें, इससे बेहतर ऑप्शन होती है कि आप यहां पे एरो बनाएं और फिर यहां पे लिंकिंग शो करने के लिए सर्कल बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए और फिर यहां पे सर्कल बना दे। ये सर्कल बता क्या रहा है कि यहां पे जब हम आए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर सर्कल एक से ज्यादा है तो कैसे पता चलेगा कौन सा सर्कल किधर से गायब होकर किधर क्लियर हो रहा है? जी, दरमियान में नंबरिंग से, शाबाश। वन, इसका मतलब यह है कि वन फ्लो जो यहां तक आके फ्लो चार्ट सही सीक्वेंस में आ रहा है, इसके बाद बाकी सफा नंबर इसी सफे पे एक नंबर पे मुलाहजा फरमाएं और आगे जो 2 3 इसी तरह चलते। ये समझ आ गया सर्कल का काम क्या है? लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में एक वक्त में सिर्फ एक ही वो चार्ट बनवाता है, एक से ज्यादा चार्ट नहीं बनवाता, एक क्वेश्चन में एक ही फ्लो चार्ट बन, इसीलिए सर्कल का कभी इस्तेमाल हमने नहीं किया। अगर कभी वो हमें एक पेज पे 2 फ्लो चार्ट बनवाता फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर्कल का यूज समझ आ गया, एग्जाम में अगर पूछे भाई सर्कल क्या होता है बता सकते हैं। पेंटागन भी सिमिलर कंसेप्ट, फर्क सिर्फ यह है अगर हमारा फ्लो चार्ट एक सफे पे खत्म ना हो, उसे दूसरे सफे पे लेके जाना हो तो लिंक करने के लिए क्या एरो बना देना चाहिए? नहीं, एरो नहीं बनाना, बल्कि उधर क्या बनाना है? क्यों सर्कल क्यों नहीं? क्योंकि सर्कल सेम पेज पे डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। पेंटागन डिफरेंट, इधर का आखिरी सिंबल होगा पेंटागन, अगले सफे का पहला सिंबल क्या होगा? पेंटागन, दरमियान में क्या लिख देंगे? ABC, ठीक है ना? पेंटागन कहां है? यूएसए में, उधर इंग्लिश बोली जाती है ना, तो पेंटागन में हमेशा क्या आएगा? ABC। सर्कल में हमेशा क्या आएगा? नंबर, ठीक है? ये मिक्स नहीं करना, ये ना पेंटागन में नंबर डाल दें, ठीक है? जी, ये पेंटागन और सर्कल का मकसद क्लियर हो। बताइए फिर मुझे कि पेंटागन क्यों नहीं मैंने आपको सिखाया था फ्लो चार्ट ड्रा करने से पहले? क्योंकि हमने अगले पेज पे जाना ही नहीं है, फ्रेश पेज से शुरू करना है, उसी पे खत्म करना है। अगले पेज पे आप कहें सर जाना क्या मुश्किल है, पेंटागन बना के दरमियान लिख दें, जाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई पिछला इधर पेज पे 9 आ गया जो पिछली एक्टिविटी से रिलेट करना हुआ, आपको लग पता चलेगा रिलेट करते कैसे, वो एरो वापस थोड़ी, भाई इधर तो सेम पेज में था, मैं एरो वापस ले गया, अगर ये मेरा अगले पेज पे जा गया होता मैं एरो कैसे वापस लेके जाता? और दोबारा पेंटागन, भाई आप यही बना ले, बड़ी बात। जी, सर्कल और पेंटागन क्लियर हो गया। 5-6 सिंबल नहीं, टोटल 6 सिंबल है, 4 यूज होते हैं। कंसेप्ट क्लियर रखे मेरे भाई, 4 यूज, 2 यूज नहीं होते एक्चुअली, ड्रा करते हुए हमने यूज नहीं करने। कौन से यूज नहीं करना है? सर्कल और पेंटागन, शाबाश जी। चलिए, अब हमारा चैप्टर 13 हो गया क्लोज। अब 1 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं ताकि फ्रेश माइंड के साथ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें। अच्छा, मैं आपको एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं अपने, हाँ ये ब्रेक में डिस्कशन कब हो रही है, और ये भी ब्रेक पढ़ाई की बात थोड़ी डायरेक्टली पढ़ाई की नहीं है, इनडायरेक्ट। टीचिंग में मेरे 2 असूल मैंने रखे हुए हैं। एक असूल ये है कि संडे को नहीं ऑन करना, और दूसरा असूल ये, अभी थोड़ी देर इंतजार कर लेते तो बेहतर था। ये हुई रिस्क असेसमेंट आपके। और दूसरा असूल ये है कि भागम भाग नहीं करवाता। मेरी कोशिश ये होती है कि पहले दिन जितना पढ़ाया है उतना ही आखिरी दिन हो। खास तौर पे आखिरी दिन स्टूडेंट जो है अगर तेज से समझ नहीं आती, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो आपने देखा होगा हमने अभी भी कोई भागम, ये आईटी वाला चैप्टर जो है 4 दिन में भी 3-4 दिन में भी पढ़ाया जा सकता था। मेरा हाल है हमने 7-8 लेक्चर तो इसके ऊपर लगाए हैं। तो इसी तरह इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है, उसमें भी हमने तसल्ली से हर सिस्टम के ऊपर 1-1 दिन लगाया। जी अच्छा,
तो अभी जो है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव जो है ना दोनों, वो आपको पता ही है, कुछ 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही थी, मैं क्लास नहीं आपकी अटेंड ले सका, उसकी वजह से नहीं वो टाइम गुजर गया, उसकी वजह से थोड़ा सा हम पीछे हैं। प्लस आपको पता है सेशन के दौरान में केस स्टडी की भी हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कोशिश किया कि होती रहे। तो एक इस तरह का आया था पहले, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था, उस वक्त खैर ज्यादा सवेयर इशू था। अब तो यार 2-3 दिन का इशू है ना, उस वक्त ज्यादा सवेयर इशू था। वो तो कोई आपको पता है स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहे थे, कोई 1.5 महीना बंद रहे थे। तो उसमें फिर मैंने जिंदगी में पहली दफा भागम भाग वाला काम किया था। ठीक है, मजबूरी थी, जाहिर सिलेबस भी पूरा करवाना था। तो अब जो है हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि इसी तरह सुकून के साथ, तसल्ली के साथ पढ़ते रहे, जिस तरह पूरे सेशन में पढ़ते रहे। तो हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है तकरीबन 5-6 फरवरी को, 5-6 फरवरी नहीं, मैं दोनों। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम संडे को 2 घंटे की क्लास रख लें, 2 घंटे। इससे फिर हमारा सिलेबस प्रोबेबली मंडे को खत्म हो जाएगा। प्रोबेबली का वर्ड यूज कर रहा हूं, एक आधा लेक्चर हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, वो महावरतन का है। अब आप बताइए, अब ये देखें, अब हमें किसी एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी तो पढ़ाना नहीं है, तो कंफर्म है मेरी तरफ से सिलेबस है, जितना मर्जी एक्सटेंड हो, जल्दी जल्दी नहीं। हाँ, जो अब 2 ऑप्शन है आपके पास। आपने, आपकी वोटिंग से डिसीजन होगा कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं संडे की क्लास हो और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि 5 फरवरी को सिलेबस खत्म हो। मुझे बता, एक मिनट हारिए, कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में संडे को क्लास करके मंडे तक सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए? नहीं 5 का, वो भैया 2 घंटे बड़े हैं, 2 घंटे बड़े हैं। और नहीं भैया, मैंने कहा ना फुड़काना, ऑडिट कभी नहीं फुड़काया मैंने फुड़काना ना। मुझे अंदाजा है कि स्टूडेंट कितना कोई अब्सॉर्ब कर सकता है। वो आपकी जो काउंटिंग की क्लासेस होती है ना 6-6, 8-8 घंटे की, वो मैं नहीं करवा सकता। हाँ जी। और दूसरा, और कितने स्टूडेंट ये हैं जिनके ख्याल में संडे ऑफ होना चाहिए और हमें जो 5 फरवरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं सिलेबस? तो चलिए, तो फिर डिसाइड हमारा ये हुआ कि संडे को हमारी क्लास होगी 2 घंटे की। अच्छा ठीक है, हाँ, नहीं नाश्ता नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मनोरंजन का इंतजाम कर लेंगे। अब सुन लीजिए, टाइम जो है वो आपको मैनेजमेंट के साथ कंफर्म करके बता दूंगा कि आपका किसी दूसरी कोई क्लास के साथ कंफ्लिक्ट ना हो। अभी फिलहाल किसी और टीचर ने तो इस संडे को क्लास ना देना की, अब आपकी जिम्मेदारी आपने करने भी नहीं देनी। ठीक है, चलिए, जब तक कि हमारी टाइमिंग ना कंफर्म हो जाए। ब्रेक खत्म। अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर्स। ये रेज कर दो फ्लो चार्ट। अगर आप इसके टाइटल को समझ लें तो इसके आधे से ज्यादा कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। अगर इस चैप्टर के टाइटल को समझ लें, चैप्टर 18 है हमारा, तो आपको आधे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। इस चैप्टर का टाइटल क्या कहता है, सुनिए अटेंटिव होके। चैप्टर का टाइटल है रिलायंस ऑन वर्क ऑफ अदर्स। 3 लफ्ज सीखने हैं हमने। अदर्स का मतलब क्या है, वर्क क्या है, रिलायंस क्या है। अदर्स का मतलब क्या, किन लोग, वो कह रहे हैं अदर्स से मुराद ऐसे लोग हैं जो ऑडिटर नहीं, ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में इनसे हेल्प लेता है। हाँ पूछे, अदर से मुराद कौन होगा? जो ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं, फिर भी ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने में इनसे हेल्प लेता है। ये टोटल 5 हैं। पांच हैं। प्रीडिसेसर, पढ़ा तो नहीं आपने टॉपिक, प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इनके बारे में बेसिक आइडिया पढ़ चुके हैं हम। लेकिन डिटेल में जिन 2 अदर्स के बारे में हमने पढ़ना है हमारे सिलेबस में, जिन 2 की डिटेल है, बाकी तीनों के बारे में आपने सच नहीं पढ़ा होगा। वो है इंटरनल ऑडिटर, वो है एक्सपर्ट। तो अदर से मुराद इस चैप्टर में क्या हुए? इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। फिर हमने स्टडी करना है रिलायंस का मतलब क्या है। रिलायंस का मतलब है इनके किए हुए काम को खुद यूज करना। रिलायंस का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं ऑडिटर इसके काम पे रिलाय करेगा, इसका मतलब क्या है? उसके किए हुए काम को खुद यूज करना। ठीक है, मुझे बताइए, फर्स्ट कीजिए आपने छुट्टी की एक दिन, अगले दिन आए, क्या आप अपने किसी दूसरे स्टूडेंट से उसके नोट्स लेते हैं कि भैया कल लेक्चर ने क्या कुछ पढ़ाया, जरा उसके नोट्स तो मुझे दे दो, और उसे यूज करते हैं? एग्जैक्टली यही कंसेप्ट एप्लीकेबल है अदर्स पे। अदर के ऑडिटर ने काम किसी दूसरे ने किया होगा, ऑडिटर उसे अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है,
लेकिन मुझे बताइए, जब आप किसी से नोट्स लेते हैं तो जो भी पर्सन हो जिसने नोट्स बनाए हो उसे कॉपी करके रटा लगाना शुरू कर देते हैं कि पहले आप देखते हैं भाई ये भी कहीं हमारे जैसा ही तो नहीं है, ठीक है, अगर हमारे जैसा हुआ तो फिर नोट्स यूज कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, फिर यूज, अगर वो फारिग हुआ, अगर हमें शक हुआ भाई क्लास में सोया रहता है, थोड़ी थोड़ी देर मोबाइल चेक करता है, कंसेप्ट की समझ नहीं लगती, तो फिर उसके काम को यूज, और अगर फर्ज कीजिए हमने वो बंदा ठीक है, रेगुलर है, रेगुलर, लेकिन उसका काम हमने देखा, हमें पता चला आधी चीजें लिखी आधी लिखी नहीं, फिगर फाइनल फिगर लिख दी उसने, वर्किंग उसकी लिखी नहीं उसने है, और उसमें एक जगह पे कैलकुलेशन है 10 मल्टीप्लाई बाय 3, उसने लिखा हुआ 25। अब बताइए क्या आप, हालांकि एक छोटी सी गलती है आपको पता भी चल गया, लेकिन क्या आपकी रिलायंस रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा उसका? नहीं। इसका मतलब है जब आपने किसी दूसरे के नोट्स यूज करने हैं तो दो चीजें देखनी है, पहली चीज वो बंदा कैसा है, दूसरी चीज उसका काम कैसा है, दोनों चीजें देखनी है। बंदा मींस प्रोफेशनल कैसा है, ऐसा ना करें, प्रोफेशनल कैसा है और उसका काम कैसा है। तो रिलायंस का मतलब क्या है, क्या ऑडिटर किसी दूसरे प्रोफेशनल का वर्क यूज कर सकता है? जब ऑडिटर किसी दूसरे प्रोफेशनल का वर्ड यूज करे इसे कहते हैं वो इस पे रिलाई कर रहा है। जब भी ऑडिटर ने किसी दूसरे के वर्क पे रिलाई करना है उसने दो चीजें देखनी है, पहली चीज इवेल्युएट करना है बंदे को यानी प्रोफेशनल को, और दूसरी चीज बताइए अगर समझ आ रही है आपको तो शाबाश, दूसरी चीज इवेल्युएट करना है एडिक्वेसी ऑफ वर्क को, कि उसका काम कैसा है। मुहावरा सुना होगा आपने, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं। अब सुनिए सही मुहावरा, ऊंची दुकान फीका नहीं मीठा पकवान, यानी वो बंदा भी मशहूर होना चाहिए, प्लस उसकी मार्केट में रेपुटेशन हो, वो कॉम्पिटेंट हो, वो इंडिपेंडेंट हो, और उसके काम को भी देखना है हमने, काम भी सही तरीके से किया गया हो। ये है वैल्यूएट करना है उस प्रोफेशनल को भी और उसके वर्क को भी। ये ऊंची दुकान हो गई और ये मीठा पकवान हो गया। अब देखिए वर्क में क्या वो कहता है, क्या हर एरिया में आप इनके वर्क को यूज कर सकते हैं? नहीं। तो किस एरिया में इसके वर्क को यूज कर सकते हैं, किन में नहीं, डिपेंड करता है। जैसे फर्ज कीजिए एक्सपर्ट को हम हर काम करने के लिए थोड़ी यूज करेंगे। हाँ, अगर कहीं क्लाइंट ने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, उसको उसने रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाया, एक्सपर्ट को लेके आएंगे। अगर मशीनरी है उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की जाए, उसके लिए इंजीनियर को लेके आएंगे। अगर क्लाइंट कोई बड़ा कंप्लेक्स आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, उसके लिए किसी आईटी एक्सपर्ट को लेके आएंगे। अगर क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, किसी लॉयर को लेके आएंगे। रेलिवेंट जगह पे, हर जगह पे नहीं। इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना है हमने, तो भाई जहां पे ज्यादा रिस्क होता है, जहां पे जजमेंट्स ज्यादा होती इन्वॉल्व होती हैं, वो काम हम खुद कर लेंगे। ज्यादा रिस्की वाला, जो थोड़ा बहुत कम रिस्की है, रेगुलर रूटीन नेचर का, वो इसको दे देंगे। तो फर्क समझ आया हमने इस चैप्टर में। चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो बड़े हिस्सों में। एक इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड टॉपिक है, दूसरा एक्सपर्ट से। बेसिक अप्रोच सेम है कि हमने सीखना है ये एक्सपर्ट या इंटरनल ऑडिटर होता क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद अगर हम इनके वर्क को यूज करें तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, किन एरियाज में इनके वर्क को यूज करना है, जिम्मेदारी क्या है। इस पूरे चैप्टर को कितने हिस्से में डिवाइड किया उसने, दो। इंटरनल ऑडिटर का अलग, एक्सपर्ट का अलग। जब इंटरनल ऑडिटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे किन किन एरिया में उसके वर्क को यूज किया जा सकता है, फिर पढ़ेंगे अगर उसके वर्क को यूज करना है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब एक्सपर्ट वाला सेक्शन शुरू होगा क्या पढ़ेंगे, एक्सपर्ट होता क्या है, किन एरियाज में इसके वर्क को यूज करना है, और अगर इसके वर्क को यूज करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे इस चैप्टर का। कुछ कुछ समझ आया? स्टार्ट करते हैं आज इंटरनल ऑडिटर से। पहले इजी कंसेप्ट और बाद में ज्यादा इजी कंसेप्ट। इसमें कुछ नहीं है टेक्निकल चीज, सिर्फ याद करने वाली है इस चैप्टर में। केस स्टडी सिर्फ एक जगह पे पूछता है, जब वो जगह आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कह रहे हैं इंटरनल ऑडिटर होता कौन है, पता है आपको? नहीं, टीसीडब्ल्यूजी का हिस्सा है। आपको याद होगा कभी शुरू में किसी क्लास में आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया था, हाँ जी, और उसमें बताया था कि शेयर होल्डर ऊपर, शेयर होल्डर से नीचे डायरेक्टर, डायरेक्टर से नीचे मैनेजमेंट, जिसमें सीएफओ वगैरह भी शामिल है, और उससे नीचे एम्प्लॉइज। लेकिन मैनेजमेंट के पैरेलल डायरेक्टर एक और डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करते हैं, जिसे हम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या इंटरनल ऑडिट फंक्शन कहते हैं। और उसके बारे में एक लाइन आपको बताई थी, शायद आपको याद हो, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। याद आया? ये वही इंटरनल ऑडिटर है। अब डिटेल में स्टडी करने लगे इसके बारे में। कहने लगा एक तो होता है इंटरनल ऑडिटर, एक एक्सटर्नल ऑडिटर भी तो होता है, दोनों में फर्क क्या? इंडिपेंडेंस क्या फर्क है? एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। अपॉइंटमेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इंटरनल ऑडिटर की मैनेजमेंट। भाई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट बोला है, डायरेक्टर करेंगे, मैनेजमेंट थोड़ी। सारे कंसेप्ट की ऐसी तरह फिरने लगे। अपॉइंटमेंट कौन, दोबारा अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर की और इंटरनल ऑडिटर की, डायरेक्टर्स। क्वालिफिकेशन, किसकी क्वालिफिकेशन लॉ ने प्रेस्क्राइब की है? इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है, जो मर्जी हो। स्कोप या ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके बताना है सही है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करती है कि नहीं, या वो 4 एडिशनल ओपिनियन जो लॉ ने कहे हैं, और किसी चीज पे ओपिनियन नहीं देना। लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो है इसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना ठीक है कि नहीं।
ये प्रैक्टिकली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल ऑडिटर को दी जाती है ना मैनेजमेंट, तो उससे पहले इंटरनल ऑडिटर एक दफा इसको चेक करता है या कोई कमी बेशी तो नहीं रही। तो इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग भी शामिल है, प्लस मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल्स को मॉनिटर भी इसने करना है। याद है 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से थे? कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में क्या बताया था कौन करता है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। याद आया कंसेप्ट? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप स्पेसिफिक है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हद तक, इंटरनल ऑडिटर का स्कोप वाइड है, ज्यादा है। रिपोर्टिंग टू एक्सटर्नल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? इंटरनल ऑडिटर। डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट वाला। ये मैनेजमेंट वाला कौन है? उसने अपॉइंटमेंट करा दी थी मैनेजमेंट। और भाई मैनेजमेंट को तो चेक करना है यार, ऐसे ना करें, उसके काम को तो देखना उस बेचारे ने, उसी को रिपोर्ट देगा। ओके ठीक है। आई क्या, ने एक क्वेश्चन में पूछ लिया, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट बना के डायरेक्टर फाइनेंस को देता है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? डायरेक्टर फाइनेंस का मतलब है सीएफओ। लॉ में पढ़ा होगा, नाम पोजीशन में डायरेक्टर का लफ्ज आ जाए तो डायरेक्टर नहीं बनता, तो डायरेक्टर फाइनेंस में सीएफओ को कहते हैं। वो सीएफओ को रिपोर्ट देगा, सीएफओ ने आगे डायरेक्टर को देनी है, वो तो अपनी सीएफओ सारी जो शिकायतें हैं वो डिलीट करके नीट एंड क्लियर रिपोर्ट देगा ऊपर, ऐसे थोड़ी जाए। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट किसने बताया? आईएसएस और कंपनीज एक्ट। क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है? डायरेक्टर की मर्जी है, जो फॉर्मेट कहे उसके ऊपर रिपोर्ट दे देंगे। इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या चीज शामिल है? इस सारे स्कोप को पढ़ाने का मकसद पता क्या है? वैसे तो हमने याद भी करना होगा, आपको ये रियलाइज करवाना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनल ऑडिटर ने भी करनी है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी करनी है, कॉमन है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। अब आपने खुद अंदाजा लगाना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी दोनों में कॉमन है और कौन सी नहीं। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, दूसरी एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग ऑफ, अगर इंटरनल ऑडिटर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल करता होगा तो इसका मतलब है कंट्रोल को टेस्ट करता होगा। ये वो कैसे परफॉर्म करता है? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जरिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना है, सही बनाई है कि नहीं मैनेजमेंट ने, कैसे करता होगा? टेस्ट ऑफ। ये दोनों काम तो उसने भी करने थे, किसने बोला? इंटरनल मॉनिटरिंग नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना था। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, भाई क्या क्लाइंट के ऊपर कोई लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं? एक होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करें, ऐसे लॉज होते हैं। एक वो होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली हिट नहीं करते, ठीक है? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से लॉज हिट करते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है? और जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑपरेशनल नेचर की होती हैं। जैसे जहाज से कहीं लैंड करना है, वहां के जो लोग हैं अथॉरिटी है उससे इजाजत लेनी है फिर लैंड करना, वरना नहीं। अब ऑडिटर को इस रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक? तो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इंटरनल ऑडिटर देखेगा कंपनी लॉ की कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही। इनमें से कुछ लॉ ध्यान में रखिएगा, कुछ लॉ ऑडिटर से रिलेट करते हैं, कुछ नहीं करते। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फैक्ट करेंगे, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जैसे कंपनीज एक्ट की रेलेवेंट प्रोविजंस, वो रिलेट करते हैं, वो ऑडिटर भी देखेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर कुछ नहीं करते। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसे बात हम कहते हैं 3 E's या वैल्यू फॉर मनी ऑडिट या ऑपरेशनल ऑडिट। यानी देखना कि क्या हमारे ऑपरेशंस एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है। क्या हम जब चीजें खरीदते हैं सस्ती तरीन चीजें खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं। ये एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशन, 3 E's, इसीलिए इसे 3 E's कहते हैं। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक ऑपरेशंस होने चाहिए। इससे एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे गर्ज नहीं, भाई फैक्ट्री वर्कर रात को घर जाते हैं तो फैक्ट्री की सारी लाइटें बुझा के जाते हैं, क्यों रहती है? एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे गर्ज नहीं। इंटरनल ऑडिटर को इससे गर्ज है, भैया बिजली ज्यादा होगी, बिल ज्यादा आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो इंटरनल ऑडिटर ऑपरेशन से रिलेट करता है, देखता ऑपरेटिंग। एक्सटर्नल ऑडिटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, अगर डायरेक्टर्स को शक हो कोई मैनेजर फ्रॉड कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करें, इंटरनल ऑडिटर वो काम करेगा। यह है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। यहां तक बात समझ आए? अब इसका मतलब यह हुआ कि कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी हैं इंटरनल ऑडिटर की जो एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट है, और कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर से रेलिवेंट नहीं। तो क्या जो काम एक्सटर्नल ऑडिटर ने करना है वो इंटरनल ऑडिटर ने भी किया? जो काम एक्सटर्नल ऑडिटर ने करना है वो इंटरनल ऑडिटर ने भी किया? क्या एक्सटर्नल ऑडिटर सिरे से जीरो से खुद शुरू कर दे कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकता है? यही है कंसेप्ट जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। असल में ये तो बेसिक था। कहता पहला बड़ा असूल सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन में एक दफा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी बड़ी स्टूडेंट्स में। कहता क्या हम ऑडिट में इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकते हैं? ले सकते हैं। 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हम एंड पे जाए नवंबर दिसंबर में ऑडिट करने के लिए, तकरीबन एंड पे नॉर्मली जाते हैं हम। इंटरनल ऑडिटर को बुलाए, हमने कहे हमने कुछ काम करना था, वो काम तुमने भी करना था, तुमने काम किया? इंटरनल ऑडिटर वाला कहेगा किया, हम कहेंगे ले आओ काम। इसे कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कि उसके ऑलरेडी किए हुए काम को हम चेक कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? यूजिंग या रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एक ये है। दूसरा क्या, साल के एंड पे इंटरनल ऑडिटर को बुलाएं,
इंटरनल ऑडिटर वाला कहे सर मुझे पता है मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने जो काम सारा साल किया है जो आपसे रिलेटेड है, आप चाहते हैं मैं वो काम ले आऊं और आप उसको यूज कर लें। हम कहें नहीं नहीं भैया, अब की बार काम रखो तुम अपने पास, खुद आ जाओ। अगर इंटरनल ऑडिटर से काम करवाया जाए अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, अंडर डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी उसके ऑलरेडी किए हुए काम को यूज नहीं कर रहे बल्कि अपनी डायरेक्शन में जीरो से खुद उसे काम करवा रहे हैं, इसे कहते हैं यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। तो अहम चीज यूजिंग वर्क में और प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस में जमीन आसमान का फर्क है। यूजिंग दी वर्क का मतलब क्या है, उसके किए हुए ऑलरेडी किए हुए काम को, इस पे कोई हमारे पे ज्यादा आसान नहीं कर रहा, उसे करना ही करना था, वो तो हमारी मेहर, मतलब हमने फैसला कर लिया कि इसके ऑलरेडी किए काम को यूज कर ले। हाँ, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस में उसकी मेहरबानी, बल्कि उसकी कोई मेहरबानी नहीं, और डायरेक्टर्स की मेहरबानी, जिन्होंने इजाजत दी उनकी इजाजत से हम उसके काम करवाएंगे ना उसे। तो डायरेक्ट असिस्टेंस में और यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फर्क समझ आया। अब हमारा अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 रिलेट करता है, अगर हमने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 रिलेट करता है, अगर हमने इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्क समझ आया, कहानी आगे कैसे चलेगी। आज हम सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 को ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रीफली तो नहीं लेकिन डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसमें हम करते क्या है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को चेक करते हैं। दो कंसेप्ट, पहला एरिया जहां पे उसके वर्क को यूज किया जा सकता है, ये तो हमारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्शन वाले हैं। जैसे कहता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्लाइंट ने फ्लो चार्ट बनाया इंटरनल ऑडिट वालों ने, हम जीरो से बनाए कि उनका फ्लो चार्ट यूज कर ले, उनका फ्लो चार्ट यूज कर ले। रिस्क असेसमेंट में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, और रिस्क असेसमेंट याद है आपको, हमने बिजनेस रिस्क और ऑडिट में फर्क पड़ा था, भूल गए। तो मैंने कहा था बिजनेस रिस्क हम क्लाइंट से लेते हैं, तो ये इंटरनल ऑडिटर में देता है बिजनेस रिस्क, इसने भी रिस्क असेसमेंट की होती है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसने भी करना है, हमने भी करना है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसने भी करना है, हमने भी करना है। लेकिन कहता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऐसे जिसमें लिमिटेड जजमेंट्स इन्वॉल्व हों। आपको एग्जांपल सारी ऐसी देगा जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, ज्यादा जजमेंट नहीं होती, क्योंकि ज्यादा रिस्क ज्यादा जजमेंट वाली एरिया कहता है खुद करो। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, 10 लोकेशन पे स्टॉक है, हमने एज आइटर सैंपल बेस पे 3 लोकेशन पे विजिट किया, बाकी 7 लोकेशन पे इंटरनल ऑडिट वाले गए, वो तो 10 के 10 पे गए होंगे ना, बाकी 7 पे उन्होंने चेकिंग करके बताया ये वो इन्वेंट्री है जो ऑब्सोलीट हो गई, ये वो इन्वेंट्री है जो थर्ड पार्टी की है। क्या हम इंटरनल ऑडिटर की फाइंडिंग को यूज कर लें? भाई हम अब वहां गए नहीं थे, लेकिन अगर वहां की इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनल ऑडिटर के थ्रू मिल गई तो उसको यूज कर लें। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इंटरनल ऑडिट वाला कहे इस लॉ की वायलेशन हुई है तो यूज कर लो भाई। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू आउट काउंटिंग सिस्टम, ये तो रिलेट करता है डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि ये आपको याद होगा वॉक थ्रू टेस्ट के एग्जांपल से मिलता जुलता है। तो पहले हम ट्रांजैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए ट्रांजैक्शन ट्रेस करते हैं, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये कुछ एरियाज हैं जिनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या सीखा, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर में फर्क और स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इजी था। फिर हमने सीखा एरियाज जहां पे वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकते हैं। अब क्या सीखेंगे भला, अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करते हैं हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इवेल्युएट करना, किसको इवेल्युएट करना, बंदे को नहीं इंटरनल ऑडिटर को। यहां पे स्पेसिफिक बात हो रही है, वो जनरल बात हो रही थी, यहां पे बोले इंटरनल ऑडिटर को इवेल्युएट करना, और किसको इवेल्युएट करना, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। उसको देखना है, उसमें क्या चीजें देखेंगे, उसमें 3 चीजें कि क्या वो वैसा ही है जैसे हम हैं। नेक थोड़ी देख सकते हो, फिर तो ना करने वाली बात होगी मेरे भाई। उसमें देखेंगे क्या वो, क्या हम कंपिटेंट हैं, हम देखेंगे वो भी कंपिटेंट है कि नहीं। क्या हम ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट हैं, हम देखेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट है कि नहीं, जितना को हो सकता है। वो जाहिर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी तो नहीं है ना, जितना को। क्या हमारी अप्रोच सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड होती है, होती है, वो क्यों नहीं होती भाई। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड उसका मतलब क्या है, हमने जो भी काम करना है प्लानिंग करें, प्लानिंग के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करें, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करें डॉक्यूमेंट करें, कोई ना कोई बंदा रिव्यू करे, ये होती है सिस्टमैटिक। और एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हो, जैसे हमारा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, ये है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। भाई हमारी ऑडिटर की सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है कि नहीं, तो इंटरनल ऑडिटर की भी होनी चाहिए, उसकी क्यों ना हो। तो जब हमने इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना, क्या 3 चीजें देखनी है, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंस का कैसे पता चलेगा, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका नॉलेज एक्सपीरियंस, कितना पढ़ा लिखा है, कितना तजर्बा है, जिस कंपनी में काम करता है उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि नहीं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में है अगर, तो बैंक्स के लॉस के बारे में उसे फेमिलियरिटी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कॉम्पिटेंस। ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे कि वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इन्हीं पॉइंट को सामने रख के। जैसे हम देखेंगे क्या एम्प्लॉयमेंट डिसीजन कौन कर रहा है इंटरनल ऑडिटर के, हायरिंग फायरिंग के, डायरेक्टर कर रहा है, अच्छी बात है, मैनेजमेंट कर रही है तो गलत। रिपोर्टेबल किसको है, डायरेक्टर्स को, किसको नहीं होना चाहिए,
स्कोप कौन डिसाइड करता है इसका? किसको नहीं करना चाहिए? कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब? भाई जो काम मैनेजमेंट ने करना है इसके जिम्मे ना लगाओ। बैंक अपना काम खुद ही थोड़ी चेक करेगा, शाबाश भाई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर इंटरनल ऑडिटर वाला बनाएगा उसको चेक कौन करेगा? उसका काम मॉनिटरिंग है, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज नहीं है। रोटेशन होती रहे, जिस तरह 5-6 साल हो जाए तो एक्सटर्नल ऑडिटर पे थ्रेट राइज हो जाता है ना, फेमिलियरिटी थ्रेट, उस तरह इंटरनल ऑडिटर का भी मैनेजमेंट से फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो सकता है। कहते हैं 3-4 साल बाद इन्हें रोटेट करते रहे। तो जब इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है, क्या 3 चीजें देखनी है उसमें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम कंसेप्ट है आज के लेक्चर का। ये ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी अगर ऑडिटर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूज करता है, वो इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी सेट करता है और केस स्टडी का भी कर सकता है। किसी इंटरनल ऑडिटर के बारे में बताएगा और आपसे कहेगा असेस करो ये इंटरनल ऑडिट कंपिटेंट है कि नहीं, इसके वर्क पे रिलाई करोगे कि नहीं। आज केस स्टडी भी देनी है आपको इसी की। कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है? काम प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, डॉक्यूमेंटेड, रिव्यूड है कि नहीं। ये तो हो गया, उसको वैल्यूएट किया। अब किसकी बारी आई? उसके काम को भी आज ही वैल्यूएट कर दें। 2 मिनट में नहीं फुड़काओ ना 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 ना, ये लफ्ज नहीं बोलना ना ना, धीरे से शांति से। हमने इवैल्यूएट कर लिया। देखिए कंसेप्ट क्या पढ़े हैं। अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करते हैं हम, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहले पढ़ा हमने इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है। 3 चीजें, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। आगे पॉइंट्स थे, उनमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं। अभी किसको वैल्यूएट कर रहे हैं? उसके काम। तो कहता है चेक करो क्या उसका काम वैसा ही है जैसा हम ऑडिटर करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं है तो नहीं करना यूज, उसको भेज देना वापस। अगर है तो फिर यूज करेंगे। कैसे पता चलेगा काम है? सुनिए, कहता है देखो क्या उसका काम प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, डॉक्यूमेंटेड, रिव्यू है कि नहीं। ये उसने यही पॉइंट ऊपर फिर छाप दिया। हमने कहा चलो अच्छा, एक पॉइंट 2 जगह भी आ गया। सबसे पहले क्या देखना है जब उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है? काम प्रॉपर्ली प्लान, डॉक्यूमेंटेड, परफॉर्म, रिव्यूड है कि नहीं। फिर देखना है एविडेंस जो ऑब्टेन किया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये तो नहीं कि सैंपल साइज होना चाहिए था 100 में से 60 और वो 15 पे आगे भड़का दिया उसने, खत्म। उसने कहा भाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो ये थोड़ी हम यूज करेंगे। फिर एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो इस कंक्लूजन पे पहुंचा वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए एविडेंस के मुताबिक। जो रिपोर्ट दे रहा है वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए एविडेंस के मुताबिक। नहीं समझ आए? नहीं समझ। एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं, वर्किंग पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, क्या खुद देखिएगा जरा। ये एविडेंस और कंक्लूजन दोनों को इकट्ठा समझा रहा हूं। लिखा था मैनेजमेंट ने एक लीज पे फिक्स एसेट खरीदा जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट उसकी फेयर वैल्यू का 93% थी, इसीलिए ये ऑपरेटिंग लीज में क्लासिफाई किया गया। बताइए अब देखिए एविडेंस उसने क्या, एविडेंस ऑब्टेन किया उसने, सारा काम सारा किया, कैलकुलेशन की उसने, लेकिन क्या उसका कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है? क्या उसका कंक्लूजन कंसिस्टेंट विद एविडेंस है? यही देखना है आपने। अगर कोई एक्सेप्शन सामने आई है उनको रिजॉल्व कर दिया गया कि नहीं। एक्सेप्शंस क्या, जिस तरह ऑडिटर के सामने मिस स्टेटमेंट वगैरह आती हैं, एक्सेप्शन से मुराद वही है, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन वगैरह, उनको रिजॉल्व कर दिया कि ये 4 चीजें हमने देखनी। ऑडिटर भी यही देखता है, काम प्लान करता है, परफॉर्म करता है, डॉक्यूमेंट रिव्यू होता है, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, ओपिनियन एप्रोप्रिएट होना चाहिए एविडेंस के मुताबिक। अगर कोई भी एक्सेप्शनल इश्यूज हैं जैसे मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन वगैरह, वो देखना रिजॉल्व हो गया कि नहीं। ये है देखना क्या है उसके काम में। ये तो था ना उसमें क्या देखना है, ये था उसके काम में क्या देखना है। ये है कैसे देखना है, आंखों से भी देखना है, ऑब्जर्वेशन भी है। भाई अगर ऑडिटर अंधा हो तो फिर पूछ ले, इंक्वायरी कर ले, ऑब्जर्वेशन कर ले। इंक्वायरी किससे करे? इंटरनल मैनेजमेंट से क्यों करेगा? इंटरनल ऑडिटर से पूछे भैया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज का एक्सपीरियंस क्या है, कितने सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा बार बार मैनेजमेंट में घुस जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो पहले कंसर्ट से यही कर रहे हैं मेरे साथ। वो इसको मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। किसकी इंस्पेक्शन? वर्किंग पेपर की, जो उसने बनाए हैं, उसने बनाया, डॉक्यूमेंट किए। और क्या करे? रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? काम को चेक, दोबारा चेक करना। कुछ समझ आई? अगर समझ आई तो मुझे यही मीथी आप यही कहेंगे। मुझे ये बताइए, थोड़ा लॉजिकली भी सोचना चाहिए। भाई हमने वो एरियाज देखी है जिसमें उसके काम को यूज कर सकते हैं। हमने इवेल्युएट किया इंटरनल ऑडिटर को, हमने इवेल्युएट किया उसके वर्क को, हमने इंक्वायरी की, ऑब्जर्वेशन की, इंस्पेक्शन की। जब सारा कुछ करने कराने के बाद एंड में रीपरफॉर्मेंस ही करनी है तो पहले ही क्यों ना कर ले। हाँ, रीपरफॉर्मेंस थोड़े को करेंगे, सैंपल बेस पे करेंगे रीपरफॉर्मेंस। और ये सैंपल साइज भी डिपेंड करेगा एरिया कितना रिस्की है, इंटरनल ऑडिटर कितना कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर एरिया कम रिस्की है, इंटरनल ऑडिटर ज्यादा कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव है, तो हमारा ये काम भी और कम हो जाएगा। शाबाश। तो रीपरफॉर्मेंस के साथ ध्यान में रखिए सैंपल पे। ये छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, घर जाके पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद पूछना जरूर है आपने, इसलिए कल भी ये डिस्कस कर दूंगा, लेकिन रीड कर लीजिएगा।
आज घर जाके आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 को पढ़ना, याद करना है और असाइनमेंट नोट कर लीजिए। वॉल्यूम 2 चैप्टर 18 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नहीं, कल कोई टेस्ट नहीं है। वॉल्यूम 2 चैप्टर 18 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 होम असाइनमेंट है आपके, खास तौर पे क्वेश्चन 2।